नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 से स्टार्ट करेंगे। किसी फैमिली में 6 लोग रहते हैं, ए से लेकर एफ तक। अब उसके बारे में आगे 5 कंडीशन दी हैं, जिसमें से सबसे पहली है नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू दैट ऑफ फीमेल्स। तो कुल मिला के ए से लेकर एफ तक 6 लोग हैं, मेल फीमेल बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ आधे आधे हैं। 3 यहाँ पे पुरुष हो गए, 3 महिलाएं हो गई। उसके बाद कंडीशन नंबर 2, ए एंड डी आर द सन्स ऑफ एफ। एफ यहाँ पे है कोई, उसके 2 बेटे हैं, ए और ई। बेटे हैं तो पुरुष होंगे ऑब्वियसली। एफ का जेंडर हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ए और ई के हिसाब से एफ उनके पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकती हैं। डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। डी के बारे में अभी पता नहीं है। बी इज द सन ऑफ ए, ये कर सकते हैं। बी जो है वो ए का बेटा हो गया। देयर इज ओनली 1 मैरिड कपल इन दी फैमिली। शादी सिर्फ 1-2 लोगों की हुई है, मतलब एक जोड़ा है। अब डी को फिट करने की कोशिश करते हैं। डी के बारे में ये है कि उसके एक बेटा और एक बेटी है। अगर हम डी को एफ के साथ फिट कर दें, तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 संतानें हैं, लेकिन यहाँ पे ए और ई दोनों बेटे हो जाएंगे। हमें एक बेटा और एक बेटी चाहिए। लेकिन उससे भी पहले नोट करने वाली बात यह है कि 3 पुरुष थे। पुरुष तो पूरे हो चुके हैं ना, 3 के ऊपर प्लस का साइन, ये फीमेल हो गई। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमको ये मालूम है कि एक बेटा है। अगर उसकी एक बेटी हम यहाँ पे बना दें कहीं और डी को यहाँ फिट कर दें, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो डी और ए आपस में पत्नी और पति हो गए, और बी और यहाँ पे जो भी है वो इन दोनों की संतानें हो गई, जिसमें बेटा ये है तो बेटी ये है। बस यही कंडीशन तो चाहिए थी। ए बी यहाँ पे सी हो जाएगा। पूरा डायग्राम हमने बना लिया है। देखते हैं कौन सा कंक्लूजन इसमें सही है, पूछा है। ए बी सी ऑल आर फीमेल्स। तो जब ए ही फीमेल नहीं है तो आगे की क्या बात करें, वो पुरुष है, ये खत्म। ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, ये सही बात है। ए जो है वो डी का पति है, ऑप्शन बी। ई एंड एफ आर चिल्ड्रन ऑफ डी। डी के 2 बेटे हैं, मतलब एक बेटा एक बेटी। बी और सी, ना कि ई और एफ, ये गलत। डी इज द डॉटर ऑफ एफ, ये डॉटर नहीं है। एफ के हिसाब से ये बेटा है और डी उसकी पत्नी है, बहू है, बेटी नहीं। उसके बाद 82 नंबर है। ए से लेकर एच तक कुल मिला के अपने पास 8 लोग हैं, और वो एक लाइन में खड़े हुए हैं। लाइन का चेहरा, मतलब ये लाइन कहाँ पे देख रही है, नॉर्थ पे। तो यहाँ लेफ्ट राइट करना आसान हो गया। ऐसे अगर कोई बंदा है तो ये लीजिए इसका राइट और ये लीजिए लेफ्ट, इतना ही आसान है। उसके बाद अपने पास 5 कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग यहाँ हो गए। 5 6 7 8 8 यहाँ। 2 केस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि 2 में से 1 केस इग्नोर हो जाएगा। 1 को लेकर के हम अपनी कंडीशन पूरी बना लेंगे। B इज नॉट द नेबर ऑफ G। अभी हम G को ही नहीं फिट कर सकते हैं, इस वजह से B का पता नहीं। दूसरा है F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ G। ये G है, उसके एकदम राइट पे F है। एंड नेबर ऑफ E, साथ ही साथ ये जो F है वो E का पड़ोसी भी है। तो F G का ऑलरेडी पड़ोसी है, E इधर आ जाएगा। तो ये कंडीशन हमने बना ली, और साथ ही साथ लिखा हुआ है 3 नंबर में, G इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। G को हम यहाँ पे नहीं रख सकते, एक तो इधर और दूसरा इधर। एक्सट्रीम एंड का मतलब जहां से लाइन शुरू होती है या फिर खत्म। तो चलिए भाई, ये भी ठीक है। A इज टू 6th टू द लेफ्ट ऑफ E, मतलब E के हमें लेफ्ट जाना है काफी आगे। एक केस हम ये बना लेंगे
GFE और दूसरा बना लेंगे GFE। मतलब ये तो खैर सेम केस हो गया, शिफ्ट करना था हमें थोड़ा सा। GFE इधर पे हमने गैप दे दिया, इनमें से एक केस इग्नोर होगा, दूसरा एकदम सही हो जाएगा। अब हमें क्या है, E के लेफ्ट जाना है छठे स्थान पर। E से लेफ्ट ये रहा, मतलब ऐसे ही तो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। E से सिक्स्थ लेफ्ट पे कौन है, A इधर फिट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे E से सिक्स्थ अगर हम जाएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, A इधर आ गया। अभी भी दोनों कंडीशन जीवित हैं। उसके बाद हम देखें H इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ C। अब C हमें कहीं ना कहीं फिक्स करना होगा ताकि हम काफी आगे उसके जा सकें, छठे स्थान पे। C अगर हम यहाँ फिक्स कर दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा भाई। C से छठे स्थान पे कौन आना है, किसे आना है, मतलब H को। यहाँ पे C अगर हम फिक्स कर दें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आ ही नहीं पाएगा, यहाँ पे F बैठा है, ये कंडीशन ही गलत हो गई। अगर C को यहाँ फिक्स कर दें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यहाँ पे कौन आ चुका है, H। G का नेबर किसे नहीं होना था, अब बताइए। G का नेबर B को नहीं होना था, B इज नॉट द नेबर ऑफ G। तो B इधर आएगा नहीं, B के लिए एकमात्र स्थान ये बचा है, A B C D इधर आ गया। ये रही पूरी आपकी अरेंजमेंट, दिस इज H। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A के एकदम लेफ्ट पे कोई स्थान ही नहीं है, ये गलत। D इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ B एंड F, तो ये B है, ये F है। तो B और F का इमीडिएट नेबर बता ही नहीं सकते क्योंकि दो दो उनके इमीडिएट नेबर हैं, कोई एक तो है नहीं, ये गलत। G इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, D के एकदम दाएं, तो D के एकदम दाएं ये G है और हमें वही दिया है। ऑप्शन C को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 83 नंबर कोडिंग एंड डिकोडिंग से हमसे पूछा इन्होंने वाइट का कोड। 2, 5, 6 और 5, 8, 9, यहाँ पे 5 कॉमन हुआ तो ये 5। रेड कलर चौक, ग्रीन कलर फ्लावर, कलर हमने दे दिया भाई 5 को। अगर 5 कलर के लिए फिक्स हो चुका है तो वाइट के लिए तो फिक्स होगा नहीं, ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग हो गया। इसके बाद ग्रीन कलर फ्लावर, वाइट कलर चौक, इससे कुछ मिला नहीं, रेड कलर चौक, वाइट कलर चौक। ये लीजिए चौक और ये लीजिए 2, 5, 6, 5 से हमको मतलब नहीं, उसको फिक्स कर चुके हैं। और ये लीजिए 2, 5, 4, तो 2 कॉमन है 5 के अलावा। 2 इज इक्वल टू चौक। 2 जब चौक के लिए फिक्स हो चुका तो वाइट के लिए तो होगा नहीं, ये चला गया। अब 5 और 2 यहाँ पे हमें इकट्ठे दिए थे, 5 और 2 ये फिक्स हो चुके हैं, तो जो ये 6 बचा है ना, ये किसके लिए फिक्स हो जाएगा, रेड के लिए, बिकॉज चौक और कलर फिक्स हो चुका है। तो 6 अगर रेड के लिए फिक्स हो चुका है तो वाइट के लिए तो होगा नहीं, ये गया। तो बाय डिफॉल्ट बी को टिक करके आगे जाया जा सकता है। द एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर फर्स्ट 4 डेज इतना है। अब इसको रेंज समझने की भूल मत कीजिएगा, 0 से 40। एवरेज जब भी बोला जाता है एग्जैक्ट बोला जाता है, कम से कम हमारे अर्थमेटिक में। इसे 0.40 के इक्वलेंट समझेंगे। तो एवरेज इतना है 4 दिन का, तो सम कितना होगा शुरुआत के 4 दिन का, सम हो जाएगा 0.4 इंटू 4 1.6। दी रेनफॉल ऑन दी लास्ट 2 डेज, यानी 5वें और 6ठे दिन हम बात करें तो रेशियो है 4 और 3, तो 4x और 3x हमने मान लिया कि एग्जैक्ट रेनफॉल इतने मिलीमीटर हुई है या फिर इंच जो भी है। द एवरेज ऑफ 6 डेज वॉज 0.5, तो 6 नंबर का सम कितना दिया है आपको, एवरेज है 0.5, टोटल संख्याएं हैं 6, तो ये 3 होगा। अगर हम माइनस कर दें 6 नंबर के सम में से 4 नंबर का सम, तो 2 नंबर का सम बचा 2 नंबर का, 3 माइनस 1.6 यानी 1.4।
ये सम कितना है 7x, 4x प्लस 3x, ये 1.4, 14/10। x की वैल्यू आ गई 1/5। हमसे पूछा है व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द 5th डे, 5वें दिन कितना रेनफॉल था। 5वें दिन ये 4x था, तो 4 इंटू 1/5, 4/5 दैट इज 0.8 C। इसके बाद आगे आने वाले 3 क्वेश्चन के लिए हम लोगों को ये इतना बड़ा पैराग्राफ दिया गया है, जिसको ध्यान से समझकर डेटा पिक आउट करके अरेंज करके और उसके बाद में हमें अपने सवालों का उत्तर देना है। अगर हम इस पूरे पैराग्राफ को ध्यान से देखें तब हम लोग ये पाएंगे कि कुल मिला के 7 लोग हैं ए से लेकर जी तक। 7 अलग अलग शहर हैं, हैदराबाद, दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, ये सब। और उसके बाद कॉन्फ्रेंस में ये सभी के सभी लोग आए हैं। 7 लोग हैं, सभी के सभी कॉलेज प्रोफेसर हैं और सभी का अलग अलग सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट वाला कोई भी नहीं है। तो डेटा अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से डेटा अरेंज होगा, तो यहाँ पर देखिएगा A, B, C, D, E, F, G, ये 7 लोग हैं, ये इनके नेम्स हैं। फिर प्लेसेस, कौन किस शहर का है, सब्जेक्ट, कौन कौन से लेक्चरर का क्या क्या सब्जेक्ट है और वो किस शहर से बिलोंग करता है। ये डेटा अपने पास है अरेंज करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम उसकी बात करें कंडीशंस की, लेक्चरर D इज़ फ्रॉम शिलोंग, तो ये जो D है ये शिलोंग से आता है। उसके बाद अगला देखते हैं, लेक्चरर C फ्रॉम दिल्ली इज स्पेशलाइज्ड इन सोशियोलॉजी, ये जो C नाम का बंदा है ये दिल्ली से आता है और इनकी स्पेशलिटी है सोशियोलॉजी। तो 2 कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी हैं। ये मतलब लेक्चरर D का हमें प्लेस पता है, उसका सब्जेक्ट अभी तक नहीं पता, और C के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। लेक्चरर B इज स्पेशलाइज्ड इन नाइदर हिस्ट्री नॉर मैथ्स। अब ये जो B है इसकी प्लेस फिलहाल नहीं पता, लेकिन इसके बारे में ये है कि ये हिस्ट्री और मैथ्स का स्पेशलिस्ट नहीं है, इसके पास ये दोनों चॉइसेस नहीं है। जो भी चॉइस है वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है लेक्चरर A हु इज स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद। A का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और वो भाई हैदराबाद से नहीं आता, ब्रैकेट और उसके ऊपर क्रॉस, ये दिखाने के लिए कि ये उधर का नहीं है। लेक्चरर F हु इज स्पेशलाइज्ड इन कॉमर्स बिलोंग टू श्रीनगर। F का सब्जेक्ट है कॉमर्स और इनका प्लेस है श्रीनगर। फिर आते हैं लेक्चरर G हु इज स्पेशलाइज्ड इन स्टैटिस्टिक्स बिलोंग टू चेन्नई। G का सब्जेक्ट है स्टैट्स और इनका प्लेस है चेन्नई। उसके बाद आगे क्या दिया था हमें, लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी। तो कानपुर वाले का सब्जेक्ट भाई ज्योग्राफी है, ये KNP कानपुर और ये ज्योग्राफी, इतनी इंफॉर्मेशन है। अब B पे जरा फोकस करिएगा, इनके पास हिस्ट्री मैथ्स हो नहीं सकता भाई, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स और स्टैट्स भी तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज हर बंदे का अपना सब्जेक्ट है। तो 2 चॉइसेस यहाँ से गई, 4 चॉइस यहाँ से गई, तो बच गया ज्योग्राफी। तो B का सब्जेक्ट एक ही चॉइस है भाई उसके पास ज्योग्राफी, 2 इधर से गई, 4 इधर से गई, 7 सब्जेक्ट थे, बच गया ज्योग्राफी जो B के हिस्से में आया। और ज्योग्राफी जिसके पास भी है उसकी लोकेशन कानपुर है, तो ये लीजिए। फिर अब उसके पास मतलब उसके बाद A पे फोकस करिएगा। हैदराबाद उसके पास चॉइस नहीं है भाई, ये 5 चॉइस भी उसके पास नहीं है, कानपुर, दिल्ली, शिलोंग, श्रीनगर, चेन्नई, ये 5 चॉइस फिक्स हो चुकी हैं। हैदराबाद इनको मिल नहीं सकता।
तो मतलब हैदराबाद इन्हें मिलेगा। फिर एक लोकेशन और बच गई मुंबई, वो भाई इन्हें मिलेगी। और डी और ई को सब्जेक्ट कौन सा मिलेगा ये अभी तक अनिश्चित है, इसके आगे कुछ गिवन ही नहीं था। तो हिस्ट्री और मैथ्स दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, बाकी सब फिक्स हो चुका है। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट डी और ई को मिल सकता है। तो पूरा डेटा हमारा अरेंज हो चुका है। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन देखिए, हु इज स्पेशलाइज्ड इन ज्योग्राफी? बी। यहां देख लीजिए ज्योग्राफी किसके पास है? बी के पास। उसके बाद टू विच सिटी डज अ लेक्चरर स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स बिलोंग? तो भाई इकोनॉमिक्स वाला मुंबई से आता है, दिस इज मुंबई, बी। हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हैदराबाद? हैदराबाद से कौन आते हैं? ई आते हैं, बी। तो पजल बेस्ड हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 88 पे। इन अ स्कूल देयर आर 5 टीचर्स, ए से लेकर ई, ये 5 टीचर हैं। ए एंड बी टीचर्स हिंदी एंड इंग्लिश। तो ए और बी इनके पास हिंदी और इंग्लिश है। सी एंड बी, यहाँ पे सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। सी एंड बी इंग्लिश प्लस ज्योग्राफी। डी एंड ए टीच मैथ्स एंड हिंदी, इनके पास क्या सब्जेक्ट है? मैथ्स, हिंदी। ई एंड बी टीच हिस्ट्री एंड फ्रेंच। ई और बी के पास हिस्ट्री और फ्रेंच है। बताइए सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट किसके पास हैं? ए की बात अगर हम करें तो इनके पास हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स और हिंदी है। ये 4 सब्जेक्ट हैं ए के पास। बी के पास हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और फ्रेंच। तो बी के पास 5 सब्जेक्ट हैं। सी के पास इंग्लिश, ज्योग्राफी, सी के पास 2 ही सब्जेक्ट हैं। डी के पास मैथ्स, हिंदी 2 सब्जेक्ट हैं। ई के पास हिस्ट्री, फ्रेंच 2 सब्जेक्ट हैं। तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट 5 किसके पास हैं? बी के पास, ऑप्शन भी बी। उसके बाद फिर से पजल टेस्ट आ गया हमारे पास 3 आइटम के लिए। आगे अपने पास ये पूरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ से डेटा निकालिए, उसे अरेंज करिए और उसके बाद 3 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 8 रेलवे स्टेशन अपने पास हैं ए से लेकर एच तक, जो एक दूसरे से या तो 2 वे पैसेज से, मतलब 2 तरफा रास्ता। मान लीजिए कोई ट्रेन दिल्ली से कानपुर जाती है तो वापस भी आ सकती है। और 1 वे पैसेज, जैसे कानपुर से जोधपुर जाया जा सकता है, वापस नहीं आया जा सकता, ये चीज़ है, इसे बोला जाता है 1 वे पैसेज। 1 वे पैसेजेस आर फ्रॉम, इसके बाद आगे अपने पास कंडीशंस दी हैं। जो एक तरफा रास्ता है वो किसके किसके बीच में है? सी से ए, ये सी से ए हुआ। उसके बाद देखिए ई टू जी, ई टू जी, फिर है बी टू एफ, डी टू एच, जी टू सी, ये लीजिए जी टू सी, ई टू सी, ये ई से सी आ गए हम, और उसके बाद एच से जी, ये एच से जी, ये एच है उससे जी चले गए। उसके बाद 2 वे पैसेजेस आर बिटवीन ए एंड ई, ए से ई ये लीजिए जाने का रास्ता और ये वापस आने का। उसके बाद है जी से बी, तो जी से बी ये आप गए, ये आप आ गए, 2 वे पैसेज। वैसे ही एफ से डी, एफ से आप गए और वापस भी आ गए। एंड ई एंड डी, ई से डी, ई से डी ये लीजिए जाने का और ये लीजिए आने का। सारा डेटा हमने अरेंज कर लिया,
89 नंबर है, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम सी टू एच, सी से एच जाते समय, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन मस्ट बी पास थ्रू, कौन सा स्टेशन है जो बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप जा कैसे सकते हैं, सी से आपको ए जाना ही पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि सी से जी रास्ता खुला है, नहीं, जी से सी खुला है, सी से जी नहीं, तो ए आपको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद बिना ई जाए भाई बात नहीं बनेगी। ई से या तो आप ऐसे सीधे चल लीजिए या तो फिर आप जी जाइए और उसके बाद डायरेक्ट पहुंच जाइए, लेकिन बिना ई जाए तो बात बनेगी नहीं ना, तो ई स्टेशन पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑप्शन बी। 90 नंबर है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज अ ट्रेन कैन ट्रेवल फ्रॉम एफ टू ए, ट्रेन को एफ से ए जाना है विदाउट पासिंग थ्रू एनी स्टेशन मोर देन वंस, और स्टेशन भाई रिपीट नहीं करना है। मान लीजिए स्टेशन है कानपुर, तो कानपुर ट्रेन एक ही बार जाएगी, बार बार थोड़ी ना, प्रैक्टिकल बात भी है। तो एफ से चले, डी भाई आपको जाना ही पड़ेगा, बिना डी जाए बात बननी नहीं है, पीछे रास्ता एकदम बंद है। एफ से डी गए, डी से आप ई जाइए और ए चले जाइए, तो एफ डी ई है, ये एक तरीका था। दूसरा ये हो सकता है कि एफ से डी, डी से आप ई जाइए और ई से सी जाइए फिर ए आइए, मतलब ई से ए डायरेक्ट मत जाइए, ई से पहले सी आइए फिर ए, तो एफ डी ई सी है, ये तरीका नंबर 2 हो गया। तीसरा तरीका देखिए, एफ डी एच, मतलब एच को बीच में ला रहे हैं, एफ डी एच जी ई ए, एच जी ई ए, ये एक हो गया। और दूसरा हो गया एफ डी एच ई ए। भाई यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं बस। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 4, मैक्सिमम 4 ही दिया था, डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसी डेटा में से, द रूट बिटवीन जी एंड सी इज क्लोज्ड, भाई जी से सी जाने का रेल मार्ग बंद हो चुका है, तो जी से सी ये वाला रूट जो है वो बंद हो चुका है। आगे देखते हैं क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन नीड नॉट बी पास्ड थ्रू, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेशन है जिससे गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी ट्रेन को, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम एच टू सी, अगर वो एच से सी जा रही है तो भाई एच से सी जाना है और ये वाला रास्ता बंद है, तो एच से भाई आप जी जाइए, लेकिन जी जाने का कोई फायदा है नहीं है, पीछे का रास्ता बंद है। तो एच से आप कहाँ जाइए फिर? आप एच से डी जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, तो आप नहीं जा सकते, तो एक ही चॉइस बचती है फिर, एच से जी चले गए। अब आप जी से सी डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, आपके पास एक ही रास्ता है, फिर आप बी जाइए, फिर एफ जाइए, एफ जाइए और उसके बाद डी जाइए। एच से डी डायरेक्ट जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, तो एच से डी जाने के लिए दूसरा रास्ता आपने चुना, क्या? एच से जी, फिर बी, फिर एफ, फिर डी। अब डी से आप ई आ गए, ई आ गए, आपको जाना है सी पे, तो सीधे निकल जाइए ना ऐसे, ए तक जाने की क्या ज़रूरत है? तो यही आपसे पूछा था कि कौन से स्टेशन तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ए तक। हम ए तक नहीं जा सकते, मतलब ज़रूरत नहीं है, चाहे तो जा भी सकते हैं, सी। अब इसमें 92 में बात करनी है कि ये जो 3D फिगर है इसमें कितने ट्राइंगल हैं, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर। तो 3 टाइप के ट्राइंगल हैं, एक तो ऐसा सॉलिड है, दूसरा ऐसा डॉटेड है, और तीसरा ऐसा है जिसमें डॉटेड सॉलिड दोनों है, इस तरीके का। एक साइड भी डॉटेड हो सकती है, 2 भी, एक भी सॉलिड हो सकती है, 2 भी, कुछ भी कॉम्बिनेशन चल सकता है, लेकिन मिक्स साइड होनी चाहिए बस। तो प्योर सॉलिड वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और ये हो गया 10, तो 10 हो गए ये वाले। अब उसके बाद इरेज करके हम लोग दूसरे टाइप का देखते हैं, प्योर डॉटेड वाला। तो डॉटेड वाला, प्योर वाला, पहली बात तो ये हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद और देखिए, ठीक नीचे ही दिख रहा है सेकंड, उसके बाद ये देखिए थर्ड, और उसके बाद ये देखिए फोर्थ। तो 4 ये हो गए। अब उसके बाद मिक्स्ड वाला देखते हैं। ये फर्स्ट, ये सॉलिड लाइन है और ये दोनों डॉटेड। उसके बाद देखिए सेकंड, उसके बाद देखिए ये थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद 6। तो 6 ये हो गए, 10 4 14 6 20 बी। ये 93 में ये पूरा एक्सप्रेशन आपके सामने है। इस वाले एक्सप्रेशन में स्टार का मतलब क्या है, तो ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करा लीजिए आराम से। अगर स्टार 1 है तो 4 + 1, इसे रेज़ टू द पावर मान लेंगे, +2 रेज़ टू द पावर 4, 3 प्लस, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है एक्चुअली ये पावर नहीं था, ये उसको बस अपेंड कर दिया। जैसे 1 स्टार है, अगर आप 4 ले रहे हैं तो ये 14 पढ़ा जाएगा, इस तरीके से है बस। तो ये जो 4 है, 4 + 1 4 +2 4 +3 +4 1, ये कितना हो गया पूरा, 14 4 18, 24 18 42, 42 3 45, 45 और 41 86 होगा। ये 214 नहीं होगा, बिकॉज 4 हमें यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, ये गलत हो गया। उसके बाद अगर हम 5 ले लें, 5 + 1 5 +2 5 +3 +5 1, क्या ये 215 के बराबर होगा? 51 3 54 5 59, 15 74 और 25 99, ये भी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम 6 ले लें तो 6 + 16 + 26 + 3 + 61, ये 216 नहीं देगा, तो ये क्वेश्चन ही कुल मिला के रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की पोजीशन पे क्या आएगा, ये 4 कुछ नहीं है, इसको इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस कॉलम की बात कर लें तो 8 4 12, 12 में 6 गया 6, ऐसे ही 10 6 16, 5 कम किया तो 11, 15 8 23, 7 कम किया तो 16, 13 8 21, 4 कम किया तो 17 ए। How many diagonals can be drawn by joining the vertices of an octagon? ऑक्टागन में कितनी साइड होती हैं? 8। डायगोनल का क्या फॉर्मूला है? n-3/2 where n is the number of side, इसी में रख देंगे। 8 पंजे 40/2, 8 में 3 गया 5, इसीलिए 4 5 20 ए। अदरवाइज आप इसे कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, nc2 - n, 8c2 - 8, 8 × 7 1 × 2, 4 7 28 में 8 गया 20। उसके बाद 96 नंबर, ग्राफ से ये क्वेश्चन है, और ये जो ग्राफ है ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें 2 गाड़ियां हैं A और B, इनकी वेलोसिटी यानी इनकी गति विद डायरेक्शन बताई जा रही है, और जो लाइन है OKP मतलब ये जो पूरी लाइन है ये बता रही है कि गाड़ी नंबर A की वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगी। जैसे ये t = t1, तो यहाँ पे वेलोसिटी A की पता चलेगी कितनी है।
इसी तरीके से जो लाइन सी के डी है, सी के डी, उससे t इज इक्वल टू T7 पे मान लीजिए, यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा, गाड़ी नंबर बी की गति पता चलेगी यहाँ पे। तो दो गाड़ियाँ हैं जिनकी स्पीड के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इन दिस फिगर D इज द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर फ्रॉम P। अब ये जो D है P से परपेंडिकुलर डाला, मतलब ये एंगल 90, ऐसे ही ये एंगल भी 90 नीचे भी, बिकॉज पूरी स्ट्रेट लाइन है। सच दैट PD इज इक्वल टू हाफ LD। ये जो LD है, अगर ये 2x है तो PD उसका आधा होगा, x होगा, यानी ये पूरी लाइन हो जाएगी आपकी 3x। अब पूछा क्या है हमसे, तो कुल मिला के सबसे पहले ये समझिए कि ये ग्राफ है क्या, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एनसीईआरटी में आप लोगों ने देखा होगा साइंस में। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय A एंड B इन द इंटरवल OL। ये जो टाइम पूरा है OL, इसमें डिस्टेंस ऑफ A डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ B, ये चीज आपसे पूछी हुई है। तो डिस्टेंस ऑफ A, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस या कह लीजिए डिस्प्लेसमेंट, ये निकाला जाता है एरिया अंडर द कर्व। ये जो लाइन है सी के डी, ये क्या बता रही थी, बी की वेलोसिटी, तो इसका घिरा हुआ एरिया ये पूरा है। ये पूरा एरिया हमको निकालना पड़ेगा गाड़ी नंबर बी के लिए। तो बी मतलब डिनोमिनेटर में ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, OL इंटू LD। LD है आपका 2x। अब बात करते हैं A की। A की वेलोसिटी ये वाली लाइन आपको बता रही थी, इसका घिरा हुआ एरिया है ये पूरा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल 90, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब ये OL, हाइट मतलब ये पूरा डिस्टेंस 3x। OL से OL कटा, x से x कटा, दो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये आंसर आ गया 3/4 C। 97 नंबर अगर हम बात करें तो 200 मीटर ट्रेन है, उसकी स्पीड 40 है। कितना सेकंड लगेगा क्रॉसिंग के निकट एक आदमी को क्रॉस करते समय। तो जब भी ट्रेन कोई आदमी या खंबे को क्रॉस करती है तो स्पीड तो ट्रेन की खुद की होती है, अगर आदमी चल नहीं रहा है तो, जैसे हमारे केस में, और डिस्टेंस होता है ट्रेन की खुद की लंबाई। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 200 स्पीड है 40 इंटू 5/18। टाइम हम बता लेंगे, 40 पंजे 200, 18 उधर गया तो t इज इक्वल टू 18 सेकेंड D। उसके बाद नेक्स्ट के 3 क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार फिर से ग्राफ से। जो ग्राफ है वो इस तरीके का है, बेस्ड ऑन द ग्राफ विच बिलो शोज द इंपोर्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील। वाई एक्सिस में अगर आप बात करें, इंपोर्ट बता रखा है कि कितने 1000 ऑफ टन, कितने 1000 टन इंपोर्ट हुआ है। 3 टाइप के आपके पास स्टील हैं, कॉयल है, शीट है और कबाड़ है, स्क्रैप। ये चीजें आपके पास में हैं। और ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी हैं ये पर टन की कॉस्ट लिखी है, एवरेज कॉस्ट पर टन ड्यूरिंग दिस मंथ पीरियड। तो ग्राफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ले ली है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। 98 नंबर है, बाई हाउ मच इन 1000 ऑफ टन्स डिड द इंपोर्ट ऑफ स्टील एक्सीड द इंपोर्ट ऑफ कॉयल। तो ये लीजिए शीट और ये है कॉयल, दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है पहले 3 मंथ के लिए। तो पहले 3 महीने कौन कौन से होंगे, जनवरी फरवरी मार्च। शीट में अगर हम बात करें तो शीट शो की जा रही है बीच वाले से, मतलब ये चीज़ शीट है, ये 40, ये चीज़ जो है 36-38 के बीच में है, यानी 37, 40 37, और तीसरे मंथ में क्या होगा फिर 36, बिकॉज ये इससे थोड़ा सा नीचे है। दिस विल बी 36, ये हो जाएगा यहाँ से 113। फिर आते हैं कॉइल के बारे में, मतलब ये जो खाली खाली रेक्टेंगल है ये चीज़, ये 30 है, ये 32 के जस्ट नीचे, 30 के जस्ट ऊपर, मतलब 31 है।
30, 31 और उसके बाद है एग्जैक्टली 32 के सामने मतलब 32, 32। आप ज़रा फिर लिख लीजिए, ये 30 है, ये 31 है, अरे ये तो 34 है, 34 के जस्ट नीचे, 32 के जस्ट ऊपर मतलब 33 है। दिस इज 33। ये हुआ 30 3 90, 3 1 4 94। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 19 का, 19,000 टन। सी। नेक्स्ट है 99। व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट टोटल वैल्यू इन डॉलर ऑफ स्टील शीट? मतलब शीट टाइप की स्टील है, 6 मंथ के लिए हमें जितना भी टाइम पीरियड गिवन है सबके लिए देखना है। तो थोड़ी स्पेस बना के शीट के लिए बात करते हैं, मतलब बीच वाला। ये 40, ये 37, ये 36, तो कुल मिला के 113 तो इधर ही हो गया। उसके बाद 36, उसके बाद ये चीज़ क्या है? 34 और ये भी 34। 3 3 6 3 9, 6 4 10 4 14, 104 और 113 कितना हो गया? 217। तो 217,000 टन का कुल मिला के इम्पोर्ट हुआ है। 1 टन की कॉस्ट कितनी है? 256। तो 256 इंटू 217 और यहाँ पे 1000 टन। ठीक, 256 इंटू 217 आपको लगभग 55,000 के आसपास देता है। ऐसी सिर्फ एक वैल्यू है सी में, 55,550 सी। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सॉल्व कीजिएगा तो लगभग उतना ही आएगा। क्या है? 216 इंटू 217 मतलब 256। ये करके देख लीजिएगा, यही आएगा। फाइनल क्वेश्चन यहाँ से देखिए, 100 नंबर। व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ शीट एंड स्क्रैप टील इन द फर्स्ट 3 मंथ्स? ये शीट है, ये स्क्रैप है। शीट का तो एकदम रट ही चुका है, 113 है। कैसे वो देख लीजिए आप। हमने इससे पहले भी कैलकुलेट किया है, 40, 37, 36, ये 113 ही तो हुआ शीट का। और कौन सा चाहिए हमें? आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रैप चाहिए। स्क्रैप के लिए हमको फिर से वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे करते हैं, ये 30 स्क्रैप ये है, मतलब आखिर का 32, 34 और वापस से 32। ये टोटल हो गया 64, 34, 98। ये 98 हुआ। हमें अब की बार शीट को ऊपर, स्क्रैप को नीचे रखना है। 113/98। अगर यहाँ पे 100 होता तो दिस वुड हैव बीन 1.13, लेकिन नीचे वैल्यू कम हुई है, 100 के बजाय 98 ही लेना था, तो ऊपर बढ़ेगी। कितना बढ़ जाएगी? बिकॉज 100 थी, 98 हो गई, मतलब जरा सी कम हुई, तो ये भी जरा सी बढ़ेगी। 1.13 से ज़्यादा 1.2 हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो अप्रॉक्सीमेट रेशियो क्या हो गया? 1.2:1 बी। उसके बाद आगे आने वाले 3 सवाल हैं अपने पास, जिसके लिए ये पूरा डायग्राम दिया है। 1 2 3 4 4 पास है, गिवन है। और उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 101, 2 और 3। 101 नंबर में है, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग सिंगल डॉट? ये जो सिंगल डॉट है इसके अपोजिट सरफेस बताइए। तो सिंगल डॉट के अलावा अगर फर्स्ट पासे में देखें तो 2 डॉट और लाइन है, इधर भी 2 डॉट और लाइन है, तो 2 कॉमन सरफेस मिली। 2 डॉट से 2 डॉट कैंसिल, लाइन से लाइन कैंसिल। रिमेनिंग जो 1 डॉट और 3 डॉट हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 1 डॉट का अपोजिट क्या होगा फिर? 3 डॉट बी। ऐसे ही उसके बाद आगे देखिए 102 नंबर में, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग 2 डॉट्स? जिस तरीके से पहले सिंगल डॉट के लिए अपोजिट सरफेस पूछ रहे थे, 2 डॉट के लिए पूछ रहे हैं कि उसके सामने क्या आ जाएगा। तो पहली बात तो एलिमिनेशन मेथड से ये क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा।
दो डॉट के अपोजिट पूछा है ना आपसे, तो यहाँ पे लाइन और सिंगल डॉट, और उसके बाद ये 3 लाइन, सिंगल डॉट और 3 डॉट, ये तीनों सेम पासे में आ चुके हैं, तो अपोजिट तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपोजिट की कंडीशन ये है कि सेम पासे में नहीं आनी चाहिए चीज़ें। तो सिंगल डॉट यहाँ पे हो नहीं पाएगा, 3 डॉट हो नहीं पाएगा, लाइन हो नहीं पाएगा, बिकॉज ये तीनों चीज़ें सेम पासे में नज़र आ चुकी हैं। फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देख लीजिएगा। तो बच गया 4 डॉट, यही यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा सी। फिर देखें अगर आप 103 नंबर में, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग क्रॉस। क्रॉस का अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए क्रॉस यहाँ पे है, क्रॉस के अलावा क्या है, 2 डॉट और 1 डॉट। फर्स्ट वाले पासे में जाइए ना, 2 डॉट 1 डॉट, 2 डॉट से 2 डॉट कैंसिल, सिंगल से सिंगल कैंसिल, तो क्रॉस का अपोजिट क्या हो गया, लाइन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन। ऑप्शन कौन सा सही है, सी वाला। फिर से देखिए पजल टेस्ट, आगे के 2 क्वेश्चंस के लिए। ये पूरा पैराग्राफ आपके सामने है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देते हैं। 6 ऑफिसर्स हैं ए से लेकर एफ तक, उनके लिए अलग अलग ऑफिस ब्लॉक बनाने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 6 ऑफिसर हैं तो ऑफिस भी 6 ही बनेंगे। ऑफिस जब आप जाते हैं किस तरीके का बना होता है, ये 2 खंड हैं, इन्हीं पे ऑफिस बनेगा। ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप घुसते हैं, और ये है पूरा कॉरिडोर, ये कॉरिडोर है आपका। अब ऑफिसर 6 हैं तो 6 ब्लॉक बनने चाहिए, 1 2 3 ऐसे ही उधर हो जाएगा, 1 2 3, ये 6 ब्लॉक हो गए। ये हो गया आपका कॉरिडोर, और यहाँ से आप निकल जाएंगे बाहर। ये पूरा ऑफिस का सेक्शन है। अब इसमें कंडीशन मैच करा लेते हैं। E and F occupy office on the opposite side, but their office do not face each other. E और F opposite side है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो एक लेफ्ट में होगा, दूसरा राइट में होगा। कौन कहाँ होगा हमें पता नहीं, लेकिन एक दूसरे के सामने बिल्कुल नहीं होंगे। Both B and C occupy offices to the right of the corridor as one enters the office block. B और C कहाँ पे होने चाहिए, राइट में। राइट सेक्शन ये है, इधर B और C फिक्स हो चुके, कौन कहाँ पे एग्जैक्ट पता नहीं है। एंड A occupies on the left, A भाई इधर होगा। उसके बाद अगर हम देखें द ऑफिसेस ऑफ C and D face each other, तो C राइट में आ चुका है, तो C के सामने D तभी हो सकता है जब वो लेफ्ट में आए, तो ये लीजिए D पक्का लेफ्ट में होगा। E डज नॉट हैव अ कॉर्नर ऑफिस, E कॉर्नर में नहीं बैठेगा। अगर मान लीजिए E अभी लेफ्ट में है तो इधर और इधर नहीं बैठेगा, और अगर वो राइट में है तो इधर और इधर नहीं बैठेगा। तो E के लिए 2 ही पोजीशन है, 2 में से एक, या तो ये या फिर ये, अभी पता नहीं है एग्जैक्ट। F's ऑफिस इज फर्दर डाउन दी कॉरिडोर। डाउन दी कॉरिडोर का मतलब ये है कि ये एंट्रेंस है अगर, तो F का ऑफिस डाउन दी कॉरिडोर है, मतलब बाद में पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ A का पहले पड़ जाएगा, बट ऑन दी सेम साइड। A हमें पता है वो लेफ्ट में है, F का सेम साइड तभी हो सकता है जब वो लेफ्ट में हो, सिंपल बात है। और इन्होंने ऊपर क्या बोला था, E और F अपोजिट साइड में है, तो E पक्का इधर होगा। और हमने E के लिए क्या बोला था, या तो इधर या तो इधर, इधर फिक्स कर दीजिए, काम खत्म। बिकॉज E राइट में आ चुका है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। अब उसके बाद इस इंस्ट्रक्शन पर एक बार और फोकस करिए। A का पहले पड़ेगा, F का बाद में, सेम साइड में। और ये भी मनाही है कि E और F एक दूसरे के एकदम सामने नहीं आ सकते, तो F बाद में पढ़ना है, वो पहले तो पढ़ेगा नहीं, तो F के लिए ये पोजीशन फिक्स हो गई। A इधर आ गया और D इधर आ गया।
लेकिन ये क्या है, ऐसे में हम एक कंडीशन वायलेट कर रहे हैं। सी और डी के कार्यालय आमने सामने हैं, तो डी के सामने ई क्या कर रहा है, सी होना चाहिए। तो अगर हम ए को यहाँ रख दें तो ए के बाद एफ अभी भी है और डी इधर आ गया, सी इधर आ गया। अब जो बी है वो इधर आ जाएगा। बाकी का ए बी सी डी ई एफ सब कुछ अरेंज हो गया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। सारी कंडीशन एक बार रिविजिट कर लीजिए। ई और एफ के अपोजिट साइड हैं, बिल्कुल हैं। एकदम आमने सामने नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही बात है। सी और डी के आमने सामने है, सही बात है। एफ का ऑफिस ए के बाद में पड़ रहा है, सही बात है। ए का पहले, एफ का बाद में। एंट्रेंस से काउंट होता है पहले बाद वाला, 1 2 3 ऐसे। क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली। इफ ई सिट्स इन ऑफिस एंड फेसेस द कॉरिडोर, ई का फेस ऐसे है, कॉरिडोर की ओर देख रहा है। हुज ऑफिस इज टू हिज लेफ्ट, इसके एकदम बाएं ये है, सी हो जाएगा। ऑप्शन भी सी हो गया। हु आर एफ्स इमीडिएट नेबर, एफ के इमीडिएट नेबर कौन कौन से हैं? तो कौन से नहीं होगा, कौन सा होगा, क्योंकि उधर कोई ऑफिस ही नहीं है, इधर पे ए है, ए ओनली। ऑप्शन बी ए।